हेलो गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। आप देख रहे हैं पेसर एजुकेशन यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में बात करेंगे 24 सितंबर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बनती हैं सारी इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। साथ ही काफ़ी सारे एक्स्ट्रा फैक्ट भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो पूरे लेसन को ध्यान से और लास्ट तक आप जरूर देखिएगा। इसकी पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में से। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे जो लास्ट वीडियो की क्विज थी आपके लिए। देखिए, लास्ट वीडियो की क्विज थी कि बीते दिनों किस राज्य में इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत की गई है। तो जो इंदिरा रसोई योजना है ये राजस्थान सरकार ने शुरू की है, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए अब बात करते हैं आज की करंट अफेयर की। देखिए, पहला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने भारत में वैश्विक मल्टी स्टेक होल्डर प्लेटफॉर्म युवा जनरेशन अनलिमिटेड की स्थापना के लिए किसके साथ एक स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट पर हस्ताक्षर किए हैं। तो ये यहाँ पर हस्ताक्षर हुए हैं यूनिसेफ के साथ। देखिए, यूनिसेफ जो है इसके साथ हाल ही ने भारत ने ये हस्ताक्षर किया है। और यहाँ पर इस परियोजना की मैं बात कर रहा हूँ युवा की। क्या नाम इसका? युवा जनरेशन अनलिमिटेड। ये एक परियोजना है जो किसकी है? यूनिसेफ की। देखिए, जो ये परियोजना है इसका उद्देश्य युवा उद्यमियों के बीच में उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए ही सफल उद्यमियों एवं विशेषज्ञों के माध्यम से उद्यमिता कक्षाएं यानी कि जो ऑनलाइन और ऑफलाइन कक्षाएं हैं उनका आयोजित कराने के लिए युवाओं को प्रोत्साहित करना ही इसका परियोजना का मुख्य उद्देश्य है। ये जो परियोजना है ये यहाँ पर जो 2018 में यूनिसेफ है उसी के द्वारा शुरू की गई थी ग्लोबल लेवल पर, जिसमें सभी देशों को युवाओं की शिक्षा, कौशल और सशक्तिकरण हेतु समर्थन करने तथा विस्तार करने के लिए एजेंडा प्रदान करता है। तो ये यूनिसेफ की योजना है जिसके लिए हाल ही में भारत इसके साथ एग्रीमेंट हुआ है। भारत में भी जो है इस परियोजना का क्रियान्वयन किया जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। यूनिसेफ की मैंने यहाँ पे बात की है। देखिए, यूनिसेफ का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क के अंदर है और जो इसके वर्तमान में हेड हैं वो है एच फोरे। इसके वर्तमान में हेड हैं, ये आपको ध्यान रखना है, हेनरिटा एच फोरे। और जो इसका फाउंडेड डेट है यूनिसेफ की वो है 11 दिसंबर 1946। ये भी आपको ध्यान में रख लेना, ठीक है। उसके बाद में देखिए अगला क्वेश्चन है अपना, 24 सितंबर को किस राज्य में देश के पहले चिकित्सा उपकरण पार्क यानी कि मेडिकल डिवाइस पार्क का शिलान्यास किया गया है? करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर आपका केरल के अंदर। देश का पहला मेडिकल पार्क जो है ये केरल के अंदर स्थापित किया गया है आज यानी कि 24 सितंबर को। जो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं केरल के पिनराई विजयन, इन्हीं के द्वारा इसकी आधारशिला रखी गई है। ये यहाँ पर देश का पहला मेडिस पार्क होगा, ये आपको ध्यान रखना है। इस पहल से क्या होगा, लाभ क्या होगा? देखिए, यहाँ पर चिकित्सा उपकरणों के उत्पादन में न केवल तेजी आएगी बल्कि बड़े पैमाने पर किफ़ायती चिकित्सा उपकरण इसके अंदर जो है डेवलप किए जाएंगे। और जो स्वदेशी चिकित्सा उपकरण है उनके उत्पादन से जुड़ी ये पहल है जिसमें जो स्वदेशी उपकरण है, चिकित्सा उपकरण, उनको बढ़ावा देना ही इस पहल का या फिर इस जो मेडिस पार्क है इसका मुख्य उद्देश्य होगा, ठीक है। स्वदेशी चिकित्सा उपकरणों पर भारत आत्मनिर्भर बनने के लिए ही ये यहाँ पर इसका उद्घाटन कर रहा है या इसको डेवलप कर रहा है। ये कहाँ पर बनाया जा रहा है? केरल के अंदर। जो केरल में तिरुवनंतपुरम का जो थोनक्कल है उसी के पास जो है केरल में ये बनाया जा रहा है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन है अपना, 23 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रामधारी सिंह दिनकर को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा है कि दिनकर की कालजयी कविताएं साहित्य प्रेमियों को ही नहीं बल्कि समस्त देशवासियों को निरंतर प्रेरित करती रहेगी। यहाँ रामधारी सिंह दिनकर कौन थे? तो ये एक हिंदी के सुविख्यात कवि थे जिनकी हाल ही में यहाँ पर जो है 23 सितंबर को जो जयंती है वो मनाई गई है। और यहाँ पर देखिए आपको ध्यान रखना है, इस जयंती पर एक वर्ड कहा है जो प्रधानमंत्री उन्होंने, और ये वर्ड है दिनकर की कालजयी कविताएं साहित्य प्रेमियों को ही नहीं बल्कि समस्त देशवासियों को निरंतर प्रेरित करती रहेगी। ऐसे यहाँ पे कथन कभी कभी पूछ ले जाते हैं कि ये बात किसने कही है, तो ये ध्यान रख लीजिएगा, ये यहाँ पर हाल ही में नरेंद्र मोदी जी ने कही है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए थोड़ा इनके बारे में और जान लेते हैं। रामधारी सिंह दिनकर, इनका जन्म जो है कहाँ पर हुआ था? बेगूसराय जिला जो बिहार का वहीं पे हुआ था 1908 में, और मृत्यु हुई थी मद्रास तमिलनाडु में 1974 के अंदर। कुछ कृतियां हैं इनकी जो बार बार पूछी जाती है एग्जाम में, ध्यान रख लीजिएगा। कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, उर्वशी, हुंकार, संस्कृति के 4 अध्याय, परशुराम की प्रतीक्षा, आहाकार, ये कुछ फेमस इनकी कृतियां हैं जो पूछ ली जाती है। यहाँ पर देखिए इनके अवार्ड्स भी, जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है वो मिल चुका है इनको, पद्म भूषण मिल चुका है, ज्ञानपीठ पुरस्कार इनको मिल चुका था।
नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है, प्रत्येक वर्ष किस दिन को भारतीय सेना द्वारा हाइपा दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य हाइपा के युद्ध में लड़ने वाले भारतीय सैनिकों के प्रति सम्मान प्रकट करना है। तो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर, ये मनाया जाता है हर साल 23 सितंबर को। 23 सितंबर को हर साल हाइपा दिवस मनाया जाता है। और यहाँ पर देखिए आपको बता दें, ये हाइफा दिवस जो है हर साल इजराइल के साथ साथ भारत में भी मनाया जाता है। भारतीय सेना द्वारा इसको सेलिब्रेट किया जाता है। देखिए यहाँ पर क्यों मनाया जाता है आपको बता दें, जो हाइफा इसका नाम क्यों रखा गया है, इजराइल का एक प्रमुख शहर है हाइफा, ठीक है, जिसको तुर्कों के कब्जे से आज़ाद कराने में भारतीय सैनिकों ने अहम भूमिका निभाई थी। और इजराइल की आज़ादी का रास्ता भी जो है हाइफा की लड़ाई से ही खुला था, जब भारतीय सैनिकों ने सिर्फ भाले और तलवार घोड़ों के सहारे जर्मनी तुर्की की जो मशीन गन से लैस सेना थी उसको धूल चटा दी थी। और इस युद्ध में भारत के लगभग 44 सैनिक शहीद हुए थे। हाइफा को जो है 23 सितंबर को ही जो है आज़ाद कराया गया था, जो हाइफा शहर है इजराइल का। इसीलिए यहाँ पर इस दिन को जो है हाइफा दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई थी। तब से ये जो है भारत और इजराइल में हाइफा दिवस के रूप में मनाया जाता है 23 सितंबर। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, हाल ही में राज्यसभा के भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान कानून संशोधन विधेयक 2020 को पारित किया है, जिसमें कितने आईआईटी संस्थानों को वैधानिक दर्जा देते हुए सार्वजनिक निजी भागीदारी पीपीपी मोड के राष्ट्रीय महत्व के संस्थान के रूप में घोषित किया है। करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर 5। देखिए हाल ही में यहाँ पर जो संशोधन किया गया है, किसमें, जो भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान कानून विधेयक था, ये हाल ही में पारित किया गया है। और इसके तहत जो है, जो यहाँ पर प्रौद्योगिकी संस्थान कानून विधेयक 2014 और जो 2017 था, इनके अधिनियमों में जो है ये संशोधन किया गया है, ये आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर इस संशोधन के तहत क्या होगा कि जो सूरत, भोपाल, भागलपुर, अगरतला तथा रायचूर स्थित जो 5 आईआईटी हैं, इनको यहाँ पर जो ट्रिपल पी मोड अधिनियम 2017 है, इसके तहत पहले से मौजूद 15 आईआईटी के साथ अब वैधानिक दर्जा देते हुए सार्वजनिक तथा निजी भागीदारी मोड में राष्ट्रीय महत्व के संस्थान के रूप में घोषित कर दिया है। तो पहले से जो है इस ट्रिपल पी मॉडल के तहत 15 आईआईटी शामिल थे, और यहाँ पर अब इसमें 5 और शामिल कर दिए गए हैं, जो यहाँ पर सूरत एक, तो एक भोपाल वाला है, एक भागलपुर, अगरतला, रायचूर आईआईटी, इनको भी अब इसमें शामिल किया गया है। अब यहाँ पर कितनी हो गई, इनकी संख्या 20 हो गई है। राष्ट्रीय महत्व के संस्थान के रूप में इनको शामिल किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन है अपना, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ द्वारा ओडिशा के बालासोर रेंज में अभ्यास हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरिएटल टारगेट हेड का सफल परीक्षण किया गया है, जो कि एक ब्लैंक स्पेस है। तो यहाँ पर जो अभ्यास है, इसका हाल ही में डीआरडीओ ने सफल परीक्षण किया है, जो कि एक ड्रोन है। क्या है ये? एक ड्रोन है, जिसका हाल ही सफल परीक्षण किया गया है। यहाँ देखिए आप देख रहे हैं इसका जो लॉन्चिंग है, और यहाँ देखिए एक ड्रोन वाहन है जिसे विभिन्न मिसाइल प्रणालियों के मूल्यांकन के लिए एक लक्ष्य के रूप में इसका उपयोग किया जाएगा। और यहाँ पर आवश्यकता पड़ने पर इसका उपयोग डिकाय एयरक्राफ्ट के रूप में भी किया जा सकता है। ये भी आपको ध्यान रख लेना है। डिकाय एयरक्राफ्ट की जो प्राथमिक भूमिका है, वो प्रक्षेपास्त्रों को विमान से दूर कर युद्धक विमानों की रक्षा करना होती है, ठीक है। तो इस तरीके से ये काम करेगा। और ये एक छोटे गैस टरबाइन इंजन द्वारा ये संचालित है ये ड्रोन, जिसके अंदर जो मार्गदर्शन और नियंत्रण के लिए उड़ान नियंत्रण कंप्यूटर सिस्टम जो है, नेविगेशन सिस्टम, उसका उपयोग किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन है अपना, 23 सितंबर को जम्मू एवं कश्मीर आधिकारिक भाषा विधेयक 2020 पारित कर दिया गया है। इस विधेयक के तहत हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, कश्मीरी और डोगरी समेत कितनी भाषाओं को जम्मू कश्मीर की आधिकारिक भाषाएं घोषित किया गया है? तो करेक्ट आंसर होगा 5 भाषाओं को। 5 भाषाओं के नाम मैंने यहाँ पे क्वेश्चन में लिख दिए हैं, हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, कश्मीरी और डोगरी। इनको हाल ही में यहाँ पर इस भाषा विधेयक संशोधन के तहत जो है यहाँ की जम्मू कश्मीर की आधिकारिक भाषा घोषित किया गया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिखेगा, किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है? करेक्ट आंसर होगा 23 सितंबर को हर साल अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है। देखिए यहाँ पर विश्व बधिर संघ है, इसने अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस मनाए जाने के लिए एक प्रस्ताव रखा था। उसके बाद में जो संयुक्त राष्ट्र है, यूएनओ, संयुक्त राष्ट्र महासभा, इसने 23 सितंबर 2018 को, कब? 23 सितंबर 2018 को सांकेतिक भाषा दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। और ये पहली बार जो मनाया गया था, वो मनाया गया था 2018 के अंदर। और इस बार ये मनाया गया है
यहाँ पर इसका थीम आप ध्यान रखिएगा। तो ये हर साल 23 सितंबर को मनाया जाता है, पहली बार 2018 में मनाया गया था। और यहाँ पर इस बार जो इसका विषय है वो है साइन लैंग्वेज हर एक के लिए। क्या है इसका थीम इस बार का 2020 का? साइन लैंग्वेज हर एक के लिए इसका विषय है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, नाडा ने भारतीय बास्केटबॉल खिलाड़ी अर्शप्रीत सिंह भुल्लर पर डोप टेस्ट में फेल होने के कारण कितने साल का प्रतिबंध लगा दिया है? तो 4 साल का बैन लगा दिया है नाडा ने। डोपिंग टेस्ट में ये फेल हुए हैं, इसलिए यहाँ पर ध्यान रखिएगा। और ये कौन से खेल से संबंधित है? बास्केटबॉल से, अर्शप्रीत सिंह भुल्लर। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, अमेरिकी कंपनी KKR ने रिलायंस रिटेल में 1.28% हिस्सेदारी जितने करोड़ रुपए में खरीद ली है? करेक्ट आंसर होगा 5550 करोड़ रुपए में। हाल ही में जो अमेरिकी कंपनी है KKR, इसने यहाँ पर टोटल 1.28% स्टेक्स जो है जो रिलायंस कंपनी है उसमें खरीद लिया है। ये आपको ध्यान में रखना है। देखिए यहाँ पर अगर बात करते हैं तो इस महीने जो है 2 बड़े निवेश हुए हैं रिलायंस के अंदर। अभी रिसेंटली 9 सितंबर को जो सिल्वर लेक है उसने टोटल 7500 करोड़ रुपए का निवेश किया है रिलायंस के अंदर, जिसमें उसको 1.75% हिस्सेदारी दी गई है। और हाल ही में ये यहाँ पे बड़ा निवेश हुआ है 23 सितंबर को KKR ने किया है 1.28% स्टेक्स के लिए, टोटल 5550 करोड़ रुपए का। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने किस योजना के तहत छत्तीसगढ़ के 3 हवाई अड्डों के उन्नयन के लिए 108 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं? तो ये यहाँ पर हुआ है उड़ान योजना के तहत। उड़ान योजना के तहत 3 हवाई अड्डों के उन्नयन के लिए सरकार ने हाल ही किसको? छत्तीसगढ़ राज्य के लिए टोटल 108 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। उड़ान योजना की यहाँ पे बात चल रही है, चलिए थोड़ा जान लेते हैं। उड़ान योजना जो है भारतीय केंद्र सरकार द्वारा संचालित योजना है, जिसे क्षेत्रीय संपर्क हवाई योजना भी कहा जाता है। और ये पहल आम लोगों के लिए हवाई यात्रा उपलब्ध करवाने के मकसद से ही शुरू की गई थी। यानी कि यहाँ पर देखिए, आम लोगों को सस्ती दरों पर हवाई यात्रा मतलब कि उपलब्ध कराने के लिए ही यहाँ इस योजना को अक्टूबर 2016 के अंदर लॉन्च किया गया था। और 2017 अप्रैल 2017 से शुरू हो चुकी है। और यहाँ देखिए 10 साल की अवधि के लिए इसको अभी लॉन्च किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। उड़ान का फुल फॉर्म है उड़े देश का आम नागरिक, ये इस योजना का फुल फॉर्म है, जिसका मेन मकसद है आम लोगों को सस्ती दरों पर हवाई यात्राएं उपलब्ध कराना। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, उड़ीसा के जगन्नाथ मंदिर ने जैसा हूबहू मंदिर किस शहर में उड़ीसा सोसाइटी ऑफ UK बना रही है? तो करेक्ट आंसर होगा, ये मंदिर बन रहा है लंदन के अंदर। जो उड़ीसा का जगन्नाथ मंदिर है सेम हूबहू इसका कॉपी यहाँ पर बनाया जा रहा है लंदन के अंदर, जो उड़ीसा सोसाइटी ऑफ UK है उसके द्वारा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, सीमांचल दास को हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था का कार्यकारी निदेशक का सलाहकार नियुक्त किया गया है? करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे जो यूनेस्को है, इसका सही आंसर होगा आपका, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे इसका आंसर ये बी वाला होगा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। देखिए जो IMF है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ठीक है, यहाँ पर इसी को चुना गया, इनको चुना गया है। और यहाँ पर इस IMF की अगर मैं बात करता हूँ, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की, तो ये जो अपने सदस्य देश है इनको क्या करता है? आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाता है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? वाशिंगटन DC के अंदर है, ये आपको ध्यान रखना। और फॉर्मेशन डेट है 1945। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है IMF के बारे में। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, उड़ीसा के जगन्नाथ मंदिर के जैसा, ओके रिपीट हो गया, इसको स्किप कीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आज की क्विज देख लीजिएगा, इसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना है। बीते दिनों किस दिन को विश्व संस्कृत दिवस के रूप में मनाया गया है, ये आपको यहाँ पे बताना। सो गाइस, ये थी आज की करंट अफेयर। होप आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। धन्यवाद।